लक्ष्य द गोल अचीवर। यार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर। मैं हूं सुधांशु तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और बेहतर। तो आज के सेशन में मैं बात करूंगा आपसे सामाजिक अध्ययन विषय की। डीएलएड 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें प्रथम सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन का पेपर किस प्रकार से आया था, आज हम पूरे प्रश्न पत्र का एक बेहतरीन हल निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर आपको आगामी सत्र में डीएलएड, बीएड या अन्य किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपको बैठना है तो आपके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है, क्योंकि इस विषय से 2-4 प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अगर आपको आगामी एकेडमिक सत्र में बैठना है तो आपके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सेशन। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो अगर इस चैनल पर जब भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। आप लोग देखिए, वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए, जो सामाजिक अध्ययन का पेपर होता है ये 2 घंटे का होता है, 50 नंबर का पेपर होता है। इसमें 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं और अगले उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिनको 30 शब्दों में लिखना होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिनको कम से कम 50 शब्दों में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्ति को कहते हैं। आपका पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्वविद या भूवैज्ञानिक। तो खुदाई के द्वारा जो ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाते हैं उन व्यक्तियों को कहा जाता है पुरातत्वविद। यानी पुरातत्वविद वो होते हैं जो खुदाई के द्वारा जो ऐतिहासिक तथ्य निकलते हैं, आपके मंदिर हुआ या कुछ और निकलता है, तो इन्हीं व्यक्तियों को कहा जाता है ये खुदाई के द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाते हैं। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो वेदों की संख्या 4 है, आप लोग को पता होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है नील नदी के किनारे, उसके बाद है सिंधु नदी घाटी के किनारे, दजला व फरात नदी घाटी के किनारे, या यांग टीसी क्वांग नदी घाटी के किनारे। तो देखिए, मैं आपको चारों बता दे रहा हूँ। नील नदी घाटी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था, और मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला व फरात नदी घाटी के किनारे हुआ था। और जो यांग टीसी क्वांग है, यहाँ पे चीन की सभ्यता का विकास होता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला व फरात नदी घाटी के किनारे हुआ था। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है। तो जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है कालीबंगा, ये गुजरात में है। और एक और पूछा जाता है धौलावीरा, वो राजस्थान में है। तो अगर कालीबंगा पूछा जाता है तो आप लोग गुजरात में टिक लगाएंगे, और अगर धौलावीरा पूछा जाता है तो वो राजस्थान में टिक लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कालीबंगा पूछा गया है तो गुजरात में होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुद्रण कला के आविष्कारक है। मुद्रण कला यानी प्रिंटिंग कला के आविष्कारक कौन है? तो आपके ऑप्शन है यूनानी, रोमन, ईरानी, चीनी। तो चीनी जो थे, इन्होंने मुद्रण कला का आविष्कार किया था। चीन लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की भी खोज की, चीनी लोगों ने बारूद की भी खोज की थी। तो चीन लोगों ने कई महत्वपूर्ण खोज किए। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। चीनी, माफ कीजिएगा, जैन धर्म के संस्थापक थे। 6वां प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है ऋषभदेव, महावीर स्वामी पार्श्वनाथ या अरिष्टनेमी। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे इनका नाम है ऋषभदेव। आप देखिए टिक लगा हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक थे। आपके ऑप्शन है ऋषभदेव, महावीर स्वामी पार्श्वनाथ या अरिष्टनेमी। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे ये थे ऋषभदेव। ऋषभदेव ये जैन धर्म के संस्थापक थे। अगर संस्थापक भी बात किया जाएगा तो आप ऋषभदेव पे लगाएंगे, महावीर स्वामी पे नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा ये। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है आपका, द्वितीय बौद्ध समिति यानी सभा का आयोजन हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध आपके ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, दूसरा अजातशत्रु के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में, या कनिष्ठ के शासनकाल में। तो देखिए, अगर 7वां प्रश्न की बात करें तो ये जो है द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आपके ऑप्शन है 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व या 326 ईसा पूर्व। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। 9वां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। तो आपको मालूम होगा पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है बुध है। बुध जो है सबसे पृथ्वी के निकट ग्रह है, और वरुण जो है सबसे दूरी पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कथन सही नहीं है, हमें यह बताना है। दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। ये 3 मुख्य घटक है मानचित्र के, दिशा, दूरी और प्रतीक।
मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मानचित्र की हम बात करते हैं तो मानचित्र अगर आपने देखा होगा तो मानचित्र में जो दिशा सूचक होता है ऐसे दिया रहता है, ऊपर का रहता है उत्तर, नीचे का रहता है दक्षिण, यानी ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, पूरब पश्चिम। तो ये कह रहा है मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, जबकि नीचे का सिरा साउथ जो है दक्षिण होता है। तो यानी कथन सही नहीं है, तो यानी यही सही नहीं है, 10वें का दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो फॉन्ट है उसके थोड़ा से सही नहीं है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं प्रश्न को बोले दे रहा हूँ। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, आपके ऑप्शन है 180 अंश देशांतर रेखा को, 0 अंश देशांतर रेखा को, 0 से 180 अंश दाहिने हाथ पूर्वी देशांतर के भाग को, या 0 से 180 अंश बाएं हाथ पश्चिमी देशांतर को। तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है वो 180 अंश देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न, नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या शुक्र। तो देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता है, इसलिए पृथ्वी वायुमंडल से जो है हमारे नीली दिखती है, और यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं अधिक मात्रा में, इसलिए पृथ्वी जो है हमारा अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट थे, आपके ऑप्शन है खगोल शास्त्री, इतिहासकार, नाटककार या पुरातत्वविद। तो आर्यभट्ट जो थे ये थे खगोल शास्त्री, पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा, खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। अब अगला है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक थे, आपके ऑप्शन है एडम स्मिथ, कीन्स, मार्शल या अमरसेन। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक थे एडम स्मिथ, याद रखिएगा आप लोग, एडम स्मिथ जो है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक थे। अब बहुविकल्पीय प्रश्न का लास्ट प्रश्न है 15वां प्रश्न, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो आपके ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। अगर आप लोग को याद हो तो अभी हाल ही में जो है नगर निगम का चुनाव हुआ था, नगर पालिका जो बोलते हैं, तो इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा आप लोग, नगर निगम का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मेयर जो होते हैं महापौर चुने जाते हैं, या चेयरमैन, नगर निगम में चेयरमैन होते हैं और नगर पालिका परिषद में चेयरमैन होते हैं, नगर निगम में मेयर या महापौर होते हैं। नगर निगम जो है नगर पालिका से बड़ा होता है, याद रखिएगा। नगर निगम जो है जो कहा जाता है मेट्रो सिटी या महासिटी होती है उन्हें नगर निगम कहा जाता है, और जो नगर पालिका जैसे आपका गोंडा या कोई और बलरामपुर, जितने भी द्वीप मंडल के जिले हैं, ये सब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, महर्षि वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? 16वां प्रश्न है, महर्षि वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो महाभारत महाकाव्य था, इन्होंने महर्षि वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। 16वां प्रश्न का आंसर होगा यही। 17वां है, कुशीनगर कहाँ है या क्यों प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में है, और ये बौद्ध धर्म स्थली है, यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध ने अपना जो है अंतिम उपदेश दिया था, और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने महापरिनिर्वाण किया था। यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध मंदिर हैं, इसलिए यह प्रसिद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली के रूप में भी ये उभर के सामने आ गया है। यहाँ पे बौद्ध धर्म के बहुत से पर्यटक आते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो है आखिरी उपदेश यहाँ पे दिया था, और उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था, इसलिए ये फेमस है कुशीनगर। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से 2 देवी देवता की पूजा होती थी, एक होती थी मातृ देवी की पूजा होती थी, और दूसरी जो है पशुपतिनाथ की पूजा होती थी। ये भगवान शंकर के रूप हैं पशुपतिनाथ, यानी पशुओं के जो नाथ होते हैं उन्हें पशुपतिनाथ कहते हैं। तो उस समय देवी देवता की पूजा होती थी, तो पशुपतिनाथ। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। तो ध्यान दीजिए, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु जो सभ्यता थी ये एक प्रकार से नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, बहुत विकसित सभ्यता थी, और ये जो आपकी वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में बैल जो था इसका विशेष महत्व था, जबकि वैदिक सभ्यता में गाय का विशेष महत्व रहता था। सिंधु सभ्यता में देखिए मूर्ति पूजा होती थी, और वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। सिंधु सभ्यता में जो है मूर्ति पूजा नहीं होती थी, और सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा होती थी, वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। और देखिए वैदिक सभ्यता में आर्य लोग होते थे, ये अपने पूर्वजों की जब मृत्यु होती थी तो उन्हें जलाते थे, और ये जो है सिंधु सभ्यता वाले इन्हें दफनाते थे। तो यही मेन रूप से अंतर है सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो आप लोग को याद होगा बहुत अच्छी तरीके से 16 महाजनपद थे। ये बहुत बार पूछा जाता है 16 महाजनपदों एवं उनकी राजधानियों के नाम आप लोग तैयार कर लीजिएगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल 16 महाजनपद थे। अब अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? देखिए प्रवर्तक पूछा गया है, ठीक है। 21वां प्रश्न आपका प्रवर्तक पूछा गया है। तो अगर प्रवर्तक पूछा जाएगा तो आप लोग ऋषभ देव बताएंगे। याद रखिएगा आप लोग, ऋषभ देव जैन धर्म के प्रवर्तक थे। अब है उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं? तो आप लोगों ने अगर आकाश में कभी देखा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से अथवा पृथ्वी पर जो गिरते हुए पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कोई तारा टूट रहा है, कहा जाता है ऐसा कि तारा टूटा, तो बहुत वेग से एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। पृथ्वी पर जब पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण वो जलने लगता है, तो जलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए उसे टूटा तारा भी कहते हैं या लूका भी कहा जाता है। टूटा तारा या लूका दो नाम से जाना जाता है उल्का पिंड को। तो यही होता है उल्का पिंड, और इन्हें टूटा तारा के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। सबसे छोटा महाद्वीप, अगर सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है सबसे छोटा महाद्वीप है और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। पृथ्वी के किस भाग पर सूर्य तप अधिकतम होता है? तो जो 180 अंश देशांतर होता है भूमध्य रेखा, वहां पर ताप सबसे अधिक होता है भूमध्य रेखा पर। अब बात करते हैं अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न है, पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो अगर हम पंचायत व्यवस्था की बात करें तो पंचायत व्यवस्था मुख्य रूप से 3 स्तर पर काम करती है। सबसे पहला जो निचला भाग होता है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। उसके बाद होता है क्षेत्र पंचायत, उसके बाद होता है जिला पंचायत। जिला पंचायत सबसे ऊपर होता है। तो ये ऐसी क्रम में बढ़ता है, पहले ग्राम पंचायत होगा जो गांव का कामकाज देखेगा, क्षेत्र पंचायत होगा जो पूरे ब्लॉक का देखता है, जिला पंचायत जो पूरे जिले का देखता है। तो जो है पंचायत व्यवस्था को 3 स्तरों पर बांटा गया है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, नासा का पूरा नाम क्या है? लिखिए। तो नासा का पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स, AERONAUTICS, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये होता है नासा का पूरा नाम, फुल फॉर्म जिसे कहते हैं। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, ये होता है नासा का पूरा नाम, याद रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो स्वशासन की बात करें, स्वशासन अधिकतर गांव में देखा जाता है, ठीक है। स्वशासन जो होता है गांव में ये व्यवस्था लागू रहती है। अब बात करते हैं कैसे लागू होती है, तो गांव में जो सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ग्रामीण स्वशासन होता है, यानी जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उनका प्रबंधन करने के लिए कुछ लोग का ग्रुप बन जाता है और उसी कहा जाता है स्वशासन। मतलब जो अपने ही लोग मिलकर किसी चीज पर शासन करें या उसकी देखभाल करें वही स्वशासन होता है, अर्थात स्वयं के सदस्यों द्वारा नियंत्रण किया जाए, स्वशासन होता है। स्वशासन का अर्थ होता है अपना शासन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय जो होता है ये किसी देश की जो है एक वर्ष के मध्य जितने भी उत्पाद होते हैं उन सभी का वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को जोड़कर उसमें जो भी आपको घाटा लगा उसको घटा दिया जाता है, जो भी लाभ निकलता है उसको जोड़ा जाता है, तो कुल मिला के उसका जोड़ जो निकलता है वो राष्ट्रीय आय होता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आय एक जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापता है। यानी किसी देश की एक वित्तीय वर्ष में जो उत्पादन शक्ति होती है वही उसकी राष्ट्रीय आय कहलाती है एक वित्तीय वर्ष में। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की उत्पादन क्षमता को उसकी राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय देश की उत्पादन क्षमता होती है एक वित्तीय वर्ष में, ये आप लोग याद रखिएगा। नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं। देखिए नगर निगम का चुनाव हुआ था तो अभी आपको याद रहना चाहिए कि नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है मेयर या चेयरमैन, याद रखिएगा। मेयर या महापौर कहा जाता है, महापौर। चेयरमैन तो नगर पालिका को कहा जाता है, मेयर या महापौर कहा जाता है नगर निगम के अध्यक्ष को।
तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।